एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आओ उद्यमिक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का। इससे पहले मैंने 2 पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, समझिए। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, सो आप क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे का पार्ट। तो चलिए देखते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले मैंने क्या समझाया है या इस चैप्टर में पहले क्या क्या बातें हो चुकी है वो शॉर्टली बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्लास 10 के जो क्लास टीचर है प्रकाश गोस्वामी, वो बच्चों को उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बच्चों से डिस्कस कर रहे थे। उनको यहाँ पे बताया गया कि एक उद्यमी व्यक्ति कैसा होता है और एक व्यक्ति कैसे उद्यमी बन सकता है और एक व्यक्ति कैसे एक सफल उद्यमी बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पे उन्होंने बच्चों के साथ डिस्कस किया, उन्हें सही जानकारी दी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बच्चों से कहा कि मतलब कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या गुण होने चाहिए आपके अंदर, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी बच्चों के साथ शेयर किए। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आगे यहाँ से हम स्टार्ट आज करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। आगे देखिए, एक स्टूडेंट ने प्रीतम ने क्वेश्चन किया अपने टीचर से कि गुरुजी, एक उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो इसके क्वेश्चन का जवाब गोस्वामी सर ने किस प्रकार दिया वो देखते हैं। देखिए, तुम किस क्षेत्र में उद्यमी बनना चाहते हो उस पर ही तुम्हारे लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्भर है। यह एक ढाबा या गले की दुकान खोलने अथवा साग सब्जियों की दुकान खोलकर स्वावलंबी बनने के लिए विशेष किसी शैक्षिक अर्हता की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु इन सभी व्यवसायों में भी कामयाब बनने के लिए बुद्धि और साधारण ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट ने क्या पूछा कि एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो इसके जवाब में टीचर ने रिप्लाई किया कि तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बनना है, किस सेक्टर में उद्यमी बनना है। अगर आप एक नॉर्मल ढाबा या गले की दुकान खोलना चाहते हो या साग सब्जी की दुकान खोलना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट उस काम में भी अगर आप ढाबा ही खोले हो या गले की दुकान या मतलब नॉर्मल साग सब्जी वाली दुकान, फल की दुकान, यही दुकान खोले हो, बट आप चाहते हो कि आपके उस बिज़नेस में भी आपको मतलब ज़्यादा सफलता मिले, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और साधारण ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, उसकी आवश्यकता है। अब दूसरी ओर एक ब्यूटी पार्लर या एक मोटर गैराज, मोबाइल फ़ोन, टीवी मरम्मत करने वाली दुकान खोलने के लिए वैसे कार्यों के कौशल या स्किल अपने पास होना ज़रूरी है। सिर्फ दूसरों पर निर्भर करके ऐसे व्यवसायों में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अब देखिए, जैसे कि आपको एक ब्यूटी पार्लर खोलना है या गाड़ी ठीक करने वाला गैराज खोलना है या मोबाइल फ़ोन का दुकान खोलना है या मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलना है या टीवी मरम्मत करने वाली दुकान खोलनी है, तो इस तरीके का व्यवसाय करने के लिए आपको वैसे काम आने चाहिए। आपको एक ब्यूटिशियन होना पड़ेगा। एक मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है तो मोबाइल रिपेयर कैसे की जाती है वो भी आपको आना पड़ेगा। टीवी की मरम्मत कैसे की जाती है वो भी आना पड़ेगा। मोटर कार्स या बाइक्स कैसे ठीक किए जाते हैं वो भी आना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये व्यवसाय अगर आप खोल रहे हो, ये सारी व्यवसाय आप चाहते हो कि इसमें मैं अपना करियर बनाऊं, तो इसके लिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप दूसरे पे डिपेंड, मान लो एक आप ब्यूटी पार्लर ही खोल लिए हो और आप उस ब्यूटी पार्लर के ऑनर हो, ठीक है, बट
आपको ब्यूटिशियन का बी भी नहीं आता है, ठीक है, तो आपने कुछ एम्प्लॉय हायर किए, ठीक है, तो एम्प्लॉय हायर किए तो ऐसा होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ अनबन हो गया या कुछ कहा सुनी हो गई तो वो आपकी दुकान को इमीडिएटली छोड़ के जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका बना बनाया कस्टमर क्या होगा, मतलब कस्टमर का जो आपके ऊपर फेथ है, जो विश्वास है, वो क्या होगा, टूट जाएगा, आपका बिजनेस क्या होगा, डाउन हो सकता है। और बहुत ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं वही बिज़नेस को टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी उस बिज़नेस का, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो वो एम्प्लॉय आपके ही अंडर काम करके सब कुछ अपनी एक अलग पहचान बना करके कस्टमर्स के सामने वो अपना दूसरा बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में अगर आपको अपना बिज़नेस सेटअप करना है तो ये सारी मतलब जो स्किल्स हैं, इन सारे कार्यों के जो स्किल्स है, कौशल्स है, वो आपके अंदर होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर आज का समय प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्ञान यानी कि नॉलेज के आधार पर बनने वाली अर्थनीति एवं समाज व्यवस्था का है। तो आज का जो हमारा समय है ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज के बेस्ड पर, नॉलेज के ऊपर आधारित है, ठीक है। हमारी जो आज की इकोनॉमी है या सोशल जो भी डिसिप्लिन है वो किसके ऊपर है, समाज व्यवस्था किसके ऊपर है, ये नए जो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में आई है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे विषयों में उद्यमी बनने की चाहत हो तो ऐसे विषयों की शिक्षा, ज्ञान और कौशलों का अधिकारी बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नॉलेज बेस्ड, मान लो नॉलेज बेस्ड क्या, अगर आपको एक कोचिंग सेंटर ही खोलना है, मान लो कह सकते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाने वाला कोचिंग सेंटर खोलना है, तो आपको तो उतनी नॉलेज होनी पड़ेगी ना। अगर आप खुद अनपढ़ गवार हो तो आप दूसरे को तो नहीं पढ़ा सकते हो, है ना। आपको लिटरेट होना पड़ेगा, बहुत हायर एजुकेटेड होना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को पढ़ा सकोगे ना, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि अगर इन सब फील्ड में आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको ऐसे विषयों की शिक्षा, ज्ञान और कौशल का अधिकारी बनना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अथवा MBA आदि डिग्रियां प्राप्त करके सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यवसाय का उद्यम का सृजन करने से सफल होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर MBA किए हो तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी बिजनेस है, जो भी व्यवसाय है, उसमें आप एक अच्छे उद्यमी बनने का सृजन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक अस्पताल या नर्सिंग होम की स्थापना करने के लिए स्वयं एक डॉक्टर अथवा MBBS डिग्री वाला होना ज़रूरी है। सही बात है, अगर आप एक अस्पताल या नर्सिंग होम खोल रहे हो तो आपका एक डॉक्टर या MBBS डिग्री होने वाला होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो बिज़नेस आप सेटअप कर रहे हो उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है, पब्लिक में उसकी डिमांड क्या है, नई नई चीज़ें क्या आने वाली है, तभी तो आप अपने बिज़नेस को रन कर पाओगे और आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, असम के स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देकर अस्पताल खोलकर सफल उद्यमी बनने वाले GNRC का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो भी असम से बिलोंग करते हैं। अस्पताल के स्वतःअधिकारी श्री नोमल चंद्र बोरा, डाउनटाउन अस्पताल के स्वतःअधिकारी श्री नरेंद्र नाथ दत्त, नेम केयर अस्पताल के स्वतःअधिकारी श्री हितेश बरुआ, हर कोई एक चिकित्सक है। और GNRC के जो ऑनर है या फिर डाउनटाउन हॉस्पिटल के जो मतलब ऑनर है या फिर नेम केयर के जो है, ये सब क्या है, खुद एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, ठीक है। इसी प्रकार असम एयर प्रोडक्ट्स प्रीमियर क्रायोजेनिक, यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार एयर प्रोडक्ट्स प्रीमियर क्रायोजेनिक इत्यादि उद्योगों के मालिक श्री अभिजीत बरुआ और प्रसिद्ध गृह निर्माता अथवा बिल्डर श्री JN खाटनियार एक इंजीनियर है,
ठीक है। मैनेजमेंट शास्त्र के गुरु पीटर ड्रकर का कहना है, ज्ञान पर आधारित अर्थनीति में उन लोगों को ही सफलता मिलती है जो खुद को समझता है तथा अपनी शक्ति और मूल्यों को पहचान कर सर्वोत्तम प्रस्तुति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको जिस भी फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर वो नॉर्मल है तो एकदम नॉर्मल क्वालिफिकेशन से भी काम चल जाएगा, बट फिर भी उसमें आपको ज्ञान और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको किसी विशेष क्षेत्र में किसी स्पेशल सेक्टर में बनना है तो आपको उसकी मतलब क्वालिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट शास्त्र के जो गुरु है पीटर ड्रकर, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ज्ञान पर आधारित यानी कि नॉलेज पे आधारित जो इकोनॉमी है उन लोगों को उसमें उन लोगों को ही सफलता मिलती है जो खुद को समझते हैं, मतलब जो अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं तथा अपनी शक्ति और मूल्य को पहचान कर सर्वोत्तम प्रस्तुति देते हैं। साथ ही उनके अंदर जो पावर्स है उसको समझकर, अपने वैल्यूज़ को समझकर जो अच्छा रिप्रेजेंट करे खुद को, वही क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्यमी बनना जितना आसान है, कामयाब उद्यमी बनना उतना आसान नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा है, देखिए प्रारंभिक अवस्था में एक उद्यमी को जूते की सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक सब कुछ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि उद्यमी बनना तो इजी है, नो डाउट, बट एक सफल उद्यमी बनना बहुत मतलब आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में यानी कि इनिशियल स्टेज में आपको एक जूते की सिलाई से लेकर के चंडी पाठ तक के काम को करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मतलब आपको छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम करने तक के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि उद्यमी बनना तो आसान है, बट एक सफल उद्यमी बनना आसान नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, छोटी अवस्था में साइकिल चलाना सीखने की तरह ही गिरकर उठने को भी प्रस्तुत रहना होगा। और छोटी अवस्था मतलब इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना होगा कि जिस तरीके से आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो वहाँ पे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो नो डाउट कि बच्चे गिरते ही हैं, हम भी गिरे थे, आप भी गिरे होंगे जब आप चलाए होंगे, बट सीखता वही बच्चा है जो गिरने के बावजूद वापस से उठ खड़ा हो और फिर से प्रयास करे, फिर से साइकिल चलाना सीखने की कोशिश करे। जो बच्चा गिरने के बाद, हाथ पैर छिल जाने के बाद अगर गिव अप कर देता है, वो जीवन में फिर दोबारा साइकिल चलाना नहीं सीख पाता। यही सेम थ्योरी आपके लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो और फर्स्ट टाइम आपको फेलियर मिल गया और उसके बाद आपने गिव अप कर दिया, या फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आपको फेलियर मिल गया और आप उस काम पे गिव अप कर दिए, तो फिर वो काम आप डेफिनेटली जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। बट फेलियर के बाद भी आपने नए तरीके से उस काम को करना चाहा और करते रहे लगातार, तो डेफिनेटली आप उस काम में क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब आके देखते हैं, यहाँ पे देखिए अच्छा, तुम लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है क्या? अब देखिए यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन की बात आई है। जी हाँ गुरुजी, ठीक है, बच्चों ने कहा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने में जब असफलता हाथ लगी थी, तब उन्होंने टिप्पणी की थी, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि 10,000 प्रकार से यह काम नहीं करता। मतलब कि थॉमस अल्वा एडिसन, एज वी नो, कि वो क्या थे, जो बल्ब है उसके आविष्कारक थे। ठीक है, तो उन्होंने 9,999 टाइम्स बल्ब बनाने में उनको क्या मिली, असफलता मिली, बट फिर भी उन्होंने 10,000 बार उस काम को ट्राई किया और फाइनली उनको सफलता मिल गई। बट इसके लिए उन्होंने अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं किया, मतलब उन्होंने अपने फेलियर को क्या कहा कि ये काम क्या है, इतने टाइम्स नहीं कर सकते, मतलब उससे ज़्यादा टाइम करने से ये काम हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के अनुसार एक सफल और एक असफल उद्यमी के बीच का अंतर है सिर्फ दृढ़ता पर परसिवरेंस। ओके, तो जो हमारे एप्पल कंपनी है, कंपनी के को फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। ठीक है, एप्पल कंपनी के को फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। उन्होंने एक बात कही क्या, कि एक सफल और एक असफल उद्यमी के बीच का अंतर क्या है, दृढ़ता, है ना, परसिवरेंस। ठीक है, तो ये जो वर्ड है,
ये सफल और असफल उद्यमी के बीच का अंतर है। मतलब सफल उद्यमी किसी भी काम को दृढ़ता से, मतलब जब तक वो काम नहीं होगा वो उस काम के पीछे लगा रहेगा और उसे करके ही मानेगा। और असफल उद्यमी वो होते हैं जो किसी काम को 1 से 2 बार ट्राई करते हैं फिर उस पर गिव अप कर देते हैं। ठीक है, यही सफल और एक असफल उद्यमी के बीच का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। 1976 ईस्वी में एक युवक एक यंत्र का आविष्कार करके मदद हेतु कई लोगों के पास पहुंचा, परंतु सबने उसे निराश किया। ठीक है, आखिरकार उसने अमेरिकी राष्ट्रपति रदरफोर्ड के सामने अपने आविष्कार को प्रस्तुत किया। अब देखो 1976 में एक युवक एक यंत्र, एक मशीन लेकर के बहुत लोगों के पास गया हेल्प के लिए, बट किसी ने उसकी मदद नहीं की। फाइनली वो किसके पास पहुंच गया? अमेरिकी राष्ट्रपति रदरफोर्ड। तो 1976 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रदरफोर्ड। ओके, इन सब चीज़ों पे भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए। आगे देखिए, रदरफोर्ड ने यंत्र को देखकर टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? यह आश्चर्यजनक आविष्कार है, पर इसका उपयोग कौन करेगा, इसे कौन लेगा? वह युवक ही था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, तो उस यंत्र को देख करके रदरफोर्ड ने क्या कमेंट किया? उसने कमेंट किया कि ये जो आश्चर्यजनक आविष्कार जो तुमने बनाया है इसे कौन लेगा, इसे कौन उपयोग करेगा? ठीक है, और वो जो युवक था, वो जो बच्चा था, वो जो बच्चा तो नहीं बोल सकते, वो जो युवक था वो मतलब कौन था? वो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया था वो कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और वो किसके पास गए थे अपनी इन्वेंशन को लेकर के? रदरफोर्ड के पास, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब आगे देखिए। 1940 ईस्वी में दूसरे एक आविष्कारकर्ता चेस्टर कार्लसन अपने आविष्कार को 20 कंपनियों के सामने प्रस्तुत करते हुए थक गए, परंतु एक भी कंपनी उस आविष्कार को ग्रहण करने हेतु तैयार नहीं हुई। 7 वर्ष बाद 1947 में न्यूयॉर्क के हैलियर्ड नामक एक छोटी कंपनी उनके आविष्कार का स्वतः अधिकार खरीदने को राजी हुई। तो जो चेस्टर कार्लसन थे वो अपनी एक आविष्कार को लेकर के 20 कंपनियों के पास गए, उनके सामने रिप्रेजेंट किया, बट किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बट उसके 7 साल बाद वो न्यूयॉर्क की एक 1947 में न्यूयॉर्क की एक हैलियर्ड नामक एक छोटी सी कंपनी है जिन्होंने उनके आविष्कार को स्वतः अधिकार के तौर पर खरीद लिया। ठीक है, खरीदने के लिए राजी हो गए। कालांतर में हैलियर्ड कंपनी को जेरोक्स कॉरपोरेशन नाम से मशहूर हुई। जो अभी जेरोक्स कंपनी आप नाम सुनते हैं वो कौन सी कंपनी थी? हैलियर्ड कंपनी ही है। ठीक है, आज भी मशीन के जरिए की जाने वाली फोटोकॉपी को जेरोक्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। बिल गेट्स के मतानुसार उद्यमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं संघर्ष भरा अध्याय है उत्पादों का विक्रय। तो बिल गेट्स के अनुसार, ठीक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर, ठीक है, वो उनके अनुसार जो उद्यमी हैं उनके सामने सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है? अपने वो जो आविष्कार कर रहे हैं, जो इन्वेंशन कर रहे हैं, उन्होंने जो उत्पाद बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसको बिक्री करना। ठीक है, उसको बिक्री करना। देखिए, किसी उत्पाद को तैयार करना भले ही आसान हो, पर नई चीज़ बाज़ार में बेचना आसान नहीं है। सही बात है, आप कोई नया प्रोडक्ट बना तो सकते हो, बट उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना, लोगों के दिलों में बसाना, लोग उसको खरीदे, इतना उसको बनाना बहुत ही क्या होता है? चैलेंजिंग टास्क होता है। सही ढंग से संप्रेषण या प्रस्तुतिकरण न कर पाने के कारण कई अच्छी चीज़ों की बिक्री बाज़ार में नहीं होती। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटीड है, बट अगर आप उसके बारे में सही कम्युनिकेशन या सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच पाओगे। ये बहुत ही मतलब कि एरर है कि अच्छे प्रोडक्ट इसलिए भी मार्केट में बिक्री नहीं होते क्योंकि उनके
उनका प्रेजेंटेशन हो, उनके लिए जो उनके फीचर्स के बारे में जो भी बातें की जा रही है वो सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मार्केट में लोग नहीं लेते। ठीक है, हम लोग भी क्या देखते हैं मार्केट में, अगर कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या, अगर कोई मोबाइल ही खरीदने आप जा रहे हो तो मोबाइल के 10 फीचर्स हमें बता देंगे, ये सारी फीचर्स। अगर मान लीजिए कोई अच्छा सा फ़ोन है और जो सामने बिक्री करने वाला है उसे उस फ़ोन के फीचर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो उस फीचर्स को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो फिर हमें वो अच्छा फ़ोन भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हमें चीज़ें अच्छी क्यों लगती है, उसके प्रेजेंटेशन से, उसके एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, तभी हम किसी प्रोडक्ट को जानते हैं। यूज़ तो पहले हम नहीं करते हैं ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, है ना, उसके बाद ही तो हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट को। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं क्या, भाई हमें प्रोडक्ट दे दो, हम यूज़ करेंगे फिर खरीदेंगे। नहीं, मार्केट में फ्री में तो आपको कोई सामान देगा नहीं, फर्स्ट टाइम आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को देख करके, उसके फीचर्स जो भी मेंशन है, उसका प्रेजेंटेशन को देख करके हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो प्रोडक्ट बनाना तो ईजी है, बट उसको मार्केट में लॉन्च करना भी ईजी है, बट उसको बिक्री करवाना, ठीक है, कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदे, ये बहुत मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक है, अतः विक्रय कौशल, मार्केटिंग स्किल किसी भी उद्यमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो मार्केटिंग स्किल्स है वो आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप मतलब आपके अंदर अगर मार्केटिंग स्किल्स नहीं है तो आपका अच्छा प्रोडक्ट भी कोई नहीं खरीदेगा। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट ख़राब भी हो, बट लोग वन टाइम यूज़ के लिए ही सही, बट उसे खरीद ज़रूर लेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और मतलब कि एक ही वीडियो में या 2-3 वीडियो में ही ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बट मैं एक काम करूँगी, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूँगी और सारे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वो प्लेलिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।